व्यूअर्स का, साथ ही नवरात्रि की शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूलाज टाइप के टेक्स्ट फंक्शन को समझा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप लॉजिकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको पहला फॉर्मूला मिलता है एंड का। ठीक है, तो जिनको गेट्स वगैरह के बारे में पता है तो वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि एंड गेट क्या करता है ना। जैसे ही हम लोग लॉजिकल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सारे फंक्शंस डिस्प्ले होने लगते हैं। तो इसमें पहला फंक्शन है हमारा एंड फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन क्या करता है? एंड फंक्शन देखिए क्या करता है कि चेक्स करता है वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। देखिए एंड के केस में क्या होता है कि जितने भी आप आर्गुमेंट्स देते हैं, जो भी लॉजिकल टेस्ट करते हैं, वो अगर सब के सब ट्रू होते हैं तभी ये आपको ट्रू देता है, अदरवाइज ये आपको फॉल्स देगा। तो क्या कह रहा है? चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। अगर आपके सारे आर्गुमेंट ट्रू होते हैं तब ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स देगा। तो देखते हैं, यहाँ पर आपने सपोज कोई वैल्यू स्टोर कर दी, यहाँ पर आपने कोई दूसरी वैल्यू स्टोर कर ली, तो देखिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू। ठीक है, तो कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी उसको ये ट्रू कंसीडर करता है। या फिर ये हो सकता है कि आप यहाँ पर सीधे सीधे ट्रू लिख दिया आपने, यहाँ पर भी आपने ट्रू लिख दिया, तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर आपने यहाँ पर आपने फॉल्स कर दिया सपोज, तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा था कि चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, अगर एक आर्गुमेंट भी अगर आपका फॉल्स हो जाता है तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो ये एंड फंक्शन करता है आपका, है ना। जब तक सभी आर्गुमेंट आपके ट्रू होंगे तभी वो ट्रू देगा। अगर आपका एक भी आर्गुमेंट अगर फॉल्स आ रहा है तो वो आपका फॉल्स देगा। अब वो फॉल्स आप चाहे डायरेक्ट आप लिखें, ठीक है, या फिर वो किसी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करके आ रहा हो, जैसे 2 + 3। ठीक है, +3 5 है जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू है, और अगर हम इक्वल्स टू यहाँ पर ये लिख भी देते हैं 5 तब भी ये ट्रू आएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम इसको 7 कर देते हैं तो ये लॉजिकली क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, है ना। तो किसी भी तरीके से अगर उसको फॉल्स मिलता है एक भी आर्गुमेंट, तो वो रिजल्ट में आपको फॉल्स देगा। तो ये एंड के केस में होता है। ओके कर देंगे तो देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, चलिए इसी पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोई वैल्यू 4, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 7, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 9। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इक्वल्स टू लगा रहे हैं, ए एंड डी कर रहे हैं। ठीक है, और हमने ये चेक करा कि क्या ये वाली वैल्यू लेस देन ये है। ये हमारा पहला आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा हम ये चेक कर रहे हैं क्या ये वाली वैल्यू लेस देन ये है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब तो ट्रू होगा। ठीक है, चलो तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं वो एक्चुअल में ट्रू है कि नहीं। तो कह रहा है A1 इज़ लेस देन A2। तो देखिए A1 में जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 4, और A2 में जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 7। क्या 4 7 से छोटा है? हाँ है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड आर्गुमेंट है वो क्या कह रहा है कि A2 इज़ लेस देन A3। तो A2 में देखिए क्या आ रहा है? 7, और A3 में क्या है? 9। क्या A2 लेस देन A3 है? हाँ है। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट में क्या देगा? आपको ट्रू देगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं 2, तो हमारा क्या हो गया? पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई कि क्या A1 इज़ लेस देन A2 है? नहीं है, A1 हमारा लेस देन A2 नहीं है। क्या A2 लेस देन A3 है? हाँ है, क्योंकि A2 इज़ लेस देन A3 है। ठीक है, लेकिन जो हमारा पहला आर्गुमेंट ही फॉल्स हो गया तो वो आपका फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम कर देते हैं 1। ठीक है, तब भी रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ? ना ही A1 इज़ लेस देन A2 है और ना ही A2 इज़ लेस देन A3 है। ठीक है, अच्छा चलिए मान लो इसको हम लोग कर देते हैं
0, ठीक है। तो देखिए तब भी फॉल्स आ गया। 0 इज लेस देन 2 है, ठीक है, यानी कि A1 इज लेस देन A2 है, लेकिन A2 इज लेस देन A3 नहीं है। इसको हमने वैल्यू बढ़ा दी 6 कर दी। तो देखिए कैसा आ गया। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू और ये कंडीशन ट्रू, तभी वो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज वो आपको फॉल्स देगा, ठीक है ना। तो एंड का ये काम होता है आपको, कि जब तक उसके सारे आर्गुमेंट्स ट्रू नहीं होंगे तब तक वो आपको ट्रू, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। तो नेक्स्ट फंक्शन है आपका फॉल्स। देखिए फॉल्स आपका कुछ नहीं है, बल्कि आप फॉल्स आपका देखिए क्या कह रहा है कि कोई आर्गुमेंट्स नहीं लेता है। दिस फंक्शन टेक्स नो आर्गुमेंट, है ना, कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। और आप चाहो तो आप डायरेक्टली इसमें फॉल्स लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप मैनुअल लिखना चाहें FALSE फॉल्स लिखें, ठीक है, तब भी बात वही है। या फिर आप उसको फंक्शन से फॉल्स कर लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन है आपका इफ़। देखिए जैसा कि नाम ही है इफ़, यानी कि ये क्या करेगा, ये आपकी एक कंडीशन टेस्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स, है ना। यानी कि वो ये चेक करता है कि अगर उसकी कंडीशन मैच करती है तो वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं मैच करती है तो वो दूसरी वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जरा सपोज हमने यहाँ पर करा 2 इज लेस देन 5, ठीक है। तो कंडीशन कैसी हमारी ट्रू हो रही है, ठीक है। तो हमें जो पहली वैल्यू है, वैल्यू इफ ट्रू, वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो हमने सपोज यहाँ पर लिख दिया यस, ठीक है। तो रिजल्ट में हमारा क्या आ गया, यस। और ये तब देगा जब हमारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, इसलिए वो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, यस। और अगर वहीं पे हम इसको ये कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, नो। यानी कि जो कंडीशन ट्रू होगी तो वो पहला आर्गुमेंट डिस्प्ले कराएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड आर्गुमेंट डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका इफ फंक्शन काम करता है। तो चलिए कुछ इस पर प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिख दी, 5 लिख लिया, यहाँ पर 10 कर लिया, यहाँ पर 20 कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ वैल्यूज़ कर ली। फिर हम यहाँ पर इफ़ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, इफ़, ठीक है। यहाँ पर हमने ये चेक करा क्या ये हमारा लेस देन, ठीक है। अच्छा, तो देखिए पहले ट्रू, ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रू कह रहा है, और यहाँ पर हम दिया यस, ठीक है। और हमने नो वाला आर्गुमेंट नहीं दिया सपोज, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ट्रू थी इसलिए वो क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया आपका, यस। वहीं पे अगर हम इसको 15 कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लिखें या ना लिखें, अगर कोई पर्टिकुलर मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, तब तो आप यहाँ पर कॉमा के बाद आप कुछ लिखते, ठीक है, कॉमा करके, ठीक है। आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो आपको ये रिजल्ट में 0 दे रहा है, ठीक है। और अगर आप बिना कॉमा के लिखते हैं तो आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, ठीक है। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप कॉमा करके कुछ मैसेज दे दीजिए, नो कर दिया, है ना, या नोट कर दिया, जो भी कर दिया आपने, जो भी मैसेज देना चाहते हैं। तो देखिए ये नोट हो गया, है ना। तो आपने देखा क्या कि जब भी आपका कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो वो पहला आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो दूसरा आर्गुमेंट लेगा। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यस, और कंडीशन फॉल्स है तो नॉट, है ना। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। आप नेस्टेड इफ फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सपोज अब हमने क्या करा था, अभी हमने केवल इन दो वैल्यू को कंपेयर करा था,
अब हम चाहते हैं कि इन तीनों वैल्यू को कंपेयर करना, ठीक है। तो हमने कहा इक्वल्स टू इफ लगाया, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि क्या ये वाली वैल्यू, ठीक है, इज ग्रेटर, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, कॉमा कर दिया। तो अब ये क्या है कि अगर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से ग्रेटर होगी तो वैल्यू इफ ट्रू में जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, फिर यहाँ पर दूसरा इफ लगा दिया, ठीक है। फिर हमने कहा क्या ये वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि क्या जो F4 में जो वैल्यू है, ठीक है, वो F7 से बड़ी है, और वो चेक कर रहा है कि F4 में अगर ऐसा होता है तो वो ये चेक करे कि F4 में जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन F10 है, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि F4 इज ग्रेटर देन F7 तो है, बट F4 इज नॉट ग्रेटर देन F10, है ना। तो अब इसमें भी ट्रू और फॉल्स का केस आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हमें सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करानी थी, तो क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, F4 अगर ग्रेटर देन 10 होता तो हम क्या रिटर्न कराते, F4, ठीक है। और क्योंकि ऐसा नहीं है तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, F10, ठीक है। ये तो इसके ट्रू फॉल्स के केस हो गए। अब यहाँ पर बात आती है कि मान लो जो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग कंडीशन क्या चेक कर रहे थे, F4 इज़ ग्रेटर देन F7, ठीक है। अब F4 इज़ ग्रेटर देन F7 होती, जो कि है हमारे केस में, ठीक है, तब तो वो इस वाले कंडीशन को चेक करने के लिए जाता, ठीक है। लेकिन सपोज अगर F4 इज़ ग्रेटर देन F7 नहीं होती, ठीक है, तो वो वैल्यू फॉल्स में स्विच कर जाता, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इफ़, ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि F4 ग्रेटर देन F7 नहीं है, तभी इसमें आएगा। अच्छा, अब चेक करना क्या बाकी रह गया है, क्या F7 जो है वो ग्रेटर देन F10 है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या F7 है, ठीक है, वो ग्रेटर देन F10 है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें F7 की वैल्यू रिटर्न कर दे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें F10 की वैल्यू रिटर्न कर दे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद हो गया और ये पहले वाला ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, F4 इज़ ग्रेटर देन F7, ठीक है, यानी कि F4 में आपकी वैल्यू कितनी है, 15, और F7 में वैल्यू कितनी है, 10। तो 15 इज़ ग्रेटर देन 10 है, तो यानी कि इस ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक में गया तो वो ये चेक कर रहा है कि क्या F4 यानी 15 इज़ ग्रेटर देन F10 यानी कि 20 है, जो कि नहीं है, ठीक है। तो अगर F4 इज़ ग्रेटर देन F10 नहीं है तो F4 तो रिटर्न करेगा नहीं, क्या रिटर्न करेगा, F10, जो कि हमारे केस में है, ठीक है। तो चलो पहले इसको समझ लेते हैं। तो क्या आ गया, देखिए F10 आ गई, है ना। अच्छा, अब वहीं पे अगर हम इसको वैल्यू चेंज करके कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको 25 कर देते हैं सपोज, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, वैसे तो हमें समझ में आ ही गया, लेकिन अब हम ज़रा ऐसे समझना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि क्या F4 जो है, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन F7 है, हाँ है, 25 इज़ ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। तो पहले वाले केस में आ गया, और फिर चेक कर रहा है क्या F4 इज़ ग्रेटर देन F10 है, तो F4 इज़ ग्रेटर देन F10 भी है, क्योंकि 25 इज़ ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो वो क्या रिटर्न करेगा, F4 रिटर्न कर देगा, जो कि हमारे इस केस में हो रहा है, देखिए, है ना, 25 रिटर्न कर दिया। अब हम जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि इसको हमने सपोज कर दिया, अब 5 कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब वो क्या कर रहा है कि अब फिर से देखिए F4 इज़ ग्रेटर देन F7 है क्या, नहीं है, यानी कि अब पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो वो इस वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, अब वो सेकंड वाले इफ़ में चला जाएगा, है ना, यानी इस केस में
थर्ड वाले इफ़ में, जो इनर सेकंड वाला इफ़ है उसमें चला जाएगा। फिर वो चेक करेगा क्या F7, देखिए यहाँ पर चेक कर रहा था F4 इज़ ग्रेटर देन F7, तो F4 अगर ग्रेटर देन F7 नहीं है तो मतलब F7 बड़ा है। फिर अब F7 को हम लोग F10 से चेक कराएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इफ़ F7 इज़ ग्रेटर देन F10 है, तो अगर देखिए यहाँ पर F7 में है आपका 10 और F10 में है आपका 20, तो F7 इज़ नॉट ग्रेटर देन F10 है ना, तो वो क्या करेगा, हमें F10 की वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि रिटर्न कर रहा है 20। ठीक है, अच्छा ये केस हो गया। अब हम लोग एक और केस बना लेते हैं। इसको हम सपोज कर लेते हैं, मान लो 8। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। अब फिर वही केस कि हमारी F4 इज़ ग्रेटर देन F7 है, नहीं है। ठीक है, हमारी F7 की वैल्यू बड़ी है। फिर ये चेक कर रहा है, तो इस वाले केस में तो जाएगा नहीं, फिर अब हमारा इसमें आ गया है ना। जब इसमें आ गया तो वो ये चेक कर रहा है क्या F7 जो है वो ग्रेटर देन F10 है। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, क्या 10 इज़ ग्रेटर देन 8 है, हाँ है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, F7 है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इफ़ काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए एक कोई प्रॉब्लम और कर लेते हैं इस पर। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट का, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए फिज़िक्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर मान लीजिए केमिस्ट्री के मार्क्स लिखे हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैथ्स के मार्क्स लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर सपोज हमने इसको 101 दे दिया, 102 दे दिया, है ना। तो इस तरीके से हमने 5 स्टूडेंट के मार्क्स मान लीजिए इनपुट कर लेते हैं, है ना। ये हो गया। कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लो अजय, विजय, मोहन, सोहन, है ना, विकास, कुछ नाम दे दिए। फिज़िक्स में अभी हम लोग कुछ मार्क्स रैंडमली दे देते हैं। मान लो 55 दे दिया, ठीक है, 45 दे दिया, 70 दे दिया, है ना, 60 दे दिया, ठीक है, 65 दे दिया, इस तरीके से, है ना। ऐसी केमिस्ट्री में मार्क्स दे देते हैं। 42 दे दिए मान लो, 76 दे दिया, 87 दे दिया, 90 दे दिए, है ना, 60 दे दिए। ऐसी मैथ्स में मार्क्स दे देते हैं। 40 दे दिए, 60 दे दिए, है ना, 70 दे दिए, 95 दे दिए, है ना, 55 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं टोटल। तो टोटल करने का तरीका एक तो ये है कि आप मैनुअली सम लिखें, है ना, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स सेलेक्ट करें। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें और सिग्मा पे क्लिक कर दें, है ना। तो वो भी तरीका आपका है। फिर आप क्या करें, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर दें। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें और जहाँ तक भी आपको करना है कंट्रोल D कर दें, तो भी आपका भर जाएगा, है ना। देखिए कंट्रोल D से कुछ नहीं होता, वो फिल डाउन होता है। अब देखिए हम आपको इसको भी करके बता देते हैं कि कैसे हमने ये करा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल D। ठीक है, तो वो फिल डाउन कर देता है। आप यहाँ पर जाइए फिल में, ठीक है, होम में गए, होम में फिल का ऑप्शन आ रहा है, फिल डाउन अगर आप कर देंगे तो आपका वही चीज़ आ जाती है ना। तो वही हम लोग शॉर्टकट की से यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि टोटल हमें पता है, तो टोटल मार्क्स ये हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 3। ठीक है, अब चाहें तो आप इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में अगर आप नहीं चाहते हैं रिजल्ट, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटीजर करना चाहें तो इंटीजर कर दें। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ को इंटीजर में निकाल देगा। ठीक है, अब एक छोटी प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर इसी पे बड़ी प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज केवल आपको पास ऑब्लिक फेल निकालना था। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर
50 से एबव होगा तो वो पास होगा, नहीं तो वो फेल होगा। तो सिंपल से हमारी कंडीशन लग गई। इफ़ है ना, इसमें हमारी परसेंटेज आ गई। वो हमने क्या कंडीशन दी है कि अगर हमारी 50 से ग्रेटर होगी, ठीक है, इक्वल को भी ले लेते हैं, है ना, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 50, यानी 50 या 50 से एबव आएगा तो हमने मैसेज दे दिया इसको पास, ठीक है, और नहीं तो हमने क्या लिख दिया इसको फेल, है ना, और एंटर कर दिया। तो ये देखिए क्या हो गया, फेल। बाकी सब कैसे हो गए, पास हो गए, है ना। तो ये भी, अब जैसे अगर इनकी वैल्यूज हम चेंज कर देते हैं, सपोज इसको कर देते हैं 30, है ना, तो ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। 48% आ रहा था, है ना, क्योंकि 50 आना चाहिए था। और देखिए एग्जैक्ट अगर 50 भी आ जाता है, मान लीजिए 50 कर दिया, 50 कर दिया और 50 कर दिया, तो भी आपका ये पास हो जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई थी, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 50, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सपोज कुछ क्राइटेरिया इस तरीके से दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा है ठीक है, और यहाँ पर आपने ग्रेड बता दिया या डिवीज़न कर लीजिए, चलिए मान लीजिए डिवीज़न कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या करा है, कंडीशन क्या दी है, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 60 दे दिया, ठीक है। तो इस केस में आपने कहा है कि फर्स्ट डिवीज़न, और अगर मान लीजिए बिटवीन 50 to 59, ठीक है, तो इसमें आपने क्या कर दिया, इसको सेकंड कर दिया। अच्छा, थर्ड केस बिटवीन, ठीक है, 40 to 49, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको सपोज थर्ड कर दिया। और अगर लेस देन 40 होता है तो आपने कर दिया यहाँ पर फेल, ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। अब आप क्या करेंगे, अब सपोज यहीं पे निकाल लेते हैं, मान लो, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। अच्छा, अब आपने सबसे पहले क्या करा, इक्वल्स टू, ठीक है, हमें किस सेल को फोकस करना है, जी वाली सेल पर, है ना, G2 सेल पर, यानी कि हमारा जितने भी फॉर्मूला लगेगा वो जी वाले कॉलम पे लगेगा, है ना। तो अब चलो बात करते हैं। सबसे पहले हमने या तो ऊपर से चलते हैं या तो नीचे से चलते हैं, है ना। तो हम लोग ऊपर से चलते हैं। सपोज हमने लगाया इफ़, ठीक है, और हमने G2 की वैल्यू उठा ली, ठीक है, इसका रेफरेंस दे दिया। और हमने पहला जो कंडीशन ये है कि अगर हमारी G2 की वैल्यू वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू कितनी होती है, 60, ठीक है, तो हमारा पहला केस, तो हमें क्या डिवीज़न आएगी उसकी, फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपका कौन सी डिवीज़न आएगी, फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। अब अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 60 नहीं है तो क्या हो सकती है भाई, वो वैल्यू 50 to 59 भी हो सकती है, 40 to 49 भी हो सकती है, और लेस देन 40 भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें कुछ और फिल्टर करना पड़ेगा। फिर हमने इफ़ फिर से लगा दिया, ठीक है, ये नेस्टेड हो गया हमारा। फिर हमने उसी सेल को ले लिया G2 को। अब हमने क्या चेक कर लिया कि क्या G2 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 50 है कि नहीं, ठीक है। तो आप कहेंगे इससे क्या होगा, देखिए अब आपको पता था कि पहला जो हमने टेस्ट करा है वो किसके लिए करा था, फर्स्ट डिवीजन के लिए, कि अगर G2 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 60 है, ठीक है, यानी कि अगर G2 की वैल्यू 60 या 60 से ज़्यादा होती तो वो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कर देता, ठीक है, और बाकी फिर केसेस पे नहीं जाता, ठीक है, इग्नोर कर देता। लेकिन अब क्योंकि G2 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 60 नहीं है अगर, तो वो सेकंड केस को चेक करेगा। तो वो ये चेक कर रहा है यहाँ पर सेकंड केस में कि क्या इफ़ G2 इज़ ग्रेटर आर इक्वल्स टू 50 है, तो इसने कहाँ से कहाँ तक की रेंज ले ली, 50 से लेके 59 तक। क्यों, क्योंकि अगर 60 होता तो वो इसमें आता ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसने 50 to 59 की रेंज ले ली, है ना। अब यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर सेकंड, ठीक है। फिर
अब इसका एल्स पार्ट आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ना ही वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 60 है, ना ही वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 50 है, यानी कि 50 से 59 के बीच में भी नहीं है, ठीक है। तो फिर एक हमारी कंडीशन बचती है भी कि क्या हमारी G2 की वैल्यू, मैनुअल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्या हमारी G2 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 40 तो नहीं है। तो देखिए अब ये कहाँ से कहाँ तक की रेंज कवर कर लेगा, 40 टू 49, क्योंकि अगर 49 से ऊपर मतलब 50 होता तो वो सेकंड वाले में आ जाता, और अगर 50 टू 59 ना हो कि 60 या 60 से अबव होता तो वो पहले केस में ही फर्स्ट लिख के आ जाता। तो अब हमारा केस क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा थर्ड का, ठीक है। तो ये थर्ड का बचा। अब तो कोई कंडीशन बची नहीं, लेकिन अब क्या होगा कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज ना ही ग्रेटर आर इक्वल्स टू 60 है, ना ही बिटवीन 50 टू 59 है, ना ही 40 टू 49 है, तो वो क्या होगा, लेस देन 40। तब हमें सिंपल सा फॉल्स वाले केस में हमें क्या लिख देना होगा, फेल, है ना। और फिर ये वाला बंद कर देंगे और ये लास्ट वाला बंद कर देंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी 45 है, यानी कि थर्ड डिवीज़न आ गया, ठीक है। ऐसे ही सबको फिल कर लेते हैं, कंट्रोल डी। तो देखिए पहला वाला थर्ड आ गया, बाकी 3 फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गया। अभी फेल कोई नहीं हुआ है तो सब, चलो थर्ड वाले को या फर्स्ट, ये 3 फर्स्ट हैं, इनमें से किसी को फेल कर देते हैं। सपोज़ इनको हम मार्क्स दे देते हैं 30 और 30, तो उसका परसेंटेज क्या आएगा, 30, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर चेक कर रहा है कि क्या G2 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 60 है, ठीक है। हमारे केस में क्या है, 45 है, जो कि नहीं है ना। अच्छा, अब क्योंकि 60 से अबव नहीं है तो वो फर्स्ट को नहीं प्रिंट करेगा, तो फिर आ जाएगा सेकंड वाले आर्गुमेंट में, क्या G2 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 50 है, तो यानी कि ये रेंज क्या कवर कर रहा था, 50 टू 59, तो 50 टू 59 भी नहीं थी, तो इसलिए सेकंड भी नहीं प्रिंट करेगा। फिर ये चेक कर रहा है कि क्या G2 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 40 है, तो देखिए ग्रेटर आर इक्वल्स टू 40 तो है, 45 है, इसलिए वो क्या प्रिंट कर देगा, थर्ड। अब फेल को और समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करने गया था कि जी यहाँ पर चेक कर रहा है G5 की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 60 है, नहीं है, तो फर्स्ट को नहीं प्रिंट करेगा। फिर सेकंड चेक करने जाएगा, इफ़ G5 इज़ ग्रेटर आर इक्वल्स टू 50 है, 50 भी नहीं है, तो इसलिए सेकंड भी नहीं प्रिंट करेगा। इफ़ G5 इज़ ग्रेटर आर इक्वल्स टू 40 है, 40 भी नहीं है, तो थर्ड भी नहीं प्रिंट करेगा। तो लास्ट क्या बचा आपका, फेल। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो देखिए पहले ही कंडीशन मिल जा रही है, क्या G3 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 60 है, क्योंकि इक्वल्स टू आ गया और 60 आ रहा है ना, तो वो फर्स्ट कर देगा। 60 से ज़्यादा भी होता है, जैसे इस केस में क्या है 60 से ज़्यादा आ रहा है, तब भी वो फर्स्ट आ जाएगा, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप नेस्टेड फंक्शन का इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर। तो नेक्स्ट फंक्शन है आपका इफ़ एरर, है ना। तो इसको समझने से पहले ये तो पता हो कि आखिर एरर कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो एरर समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फंक्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरर आखिर होती कौन कौन सी हैं। तो वो जब आपको एरर पता चल जाएंगी तो बाकी चीज़ें भी आप समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको जो एरर मिलती हैं वो कई तरह की होती हैं। आपको कभी इस तरह से मिलेगा, नॉट एप्लीकेबल टाइप की एरर मिलेगी, है ना। कभी कभी आपको हैश वैल्यू टाइप की एरर मिलेगी, ठीक है। कभी आपको हैश रेफरेंस टाइप की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कभी आपको हैश डिवाइड बाई ज़ीरो ये एरर मिलेगी, ठीक है। कभी आपको हैश नम टाइप की एरर मिलेगी, ठीक है। कभी आपको हैश नेम टाइप की एरर मिलेगी, और कभी आपको हैश नल टाइप की एरर मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से आपको कई एरर्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एरर क्या है। तो देखिए नॉट एप्लीकेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ आप चेक कर रहे हो वो एप्लीकेबल नहीं है, है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं।
अब आप यहाँ पर रोल नंबर देख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 101 से लेके 105 तक। आपने इक्वल्स टू करा, LOOKUP लुकअप कर लिया फंक्शन, ठीक है। और मान लीजिए आपने यहाँ पर 103 को सिलेक्ट कर लिया और आप क्या करना चाहते हैं कि इनका क्या नाम है ये देखना चाहते हैं, ठीक है। और आपने जैसे ही एंटर करा तो ये 103 का नाम क्या है, मोहन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट में क्या आ गया, मोहन। और अगर सपोज आप यहाँ पर इक्वल्स टू LOOKUP लुकअप कर रहे होते, ठीक है, और वैल्यू ढूंढ रहे होते 100, ठीक है, और आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या आ गया आपका, देखिए नॉट एप्लीकेबल। यानी कि जो आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं 100 वो उस पूरे डेटा में ही नहीं है, तो आपकी कैसी एरर आ गई, नॉट एप्लीकेबल टाइप की एरर, है ना। तो ये एरर आ जाती है। फिर हैश वैल्यू टाइप की एरर आ रही है, यानी कि आपने जो वैल्यू दी गई है वो आपने गलत वैल्यू दे दी गई है। तो सपोज़ मान लीजिए इक्वल्स टू आपने करा और आपको करना था मान लीजिए स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में आपसे क्या मांग रहा है, नंबर, और आपने दे दिया इसको टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी वैल्यू टाइप की एरर, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए क्या होता है, सपोज़ मान लीजिए आपने क्या करा है कि यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का आपने क्या करा, सम कर लिया सपोज़, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, 250 आ गया। अब देखिए फॉर्मूला कॉपी होता है ना, तो आपने यहाँ पे सम किससे से लेके C6 तक का आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इस फॉर्मूले को कर लिया सपोज यहाँ से कॉपी, और अब आप जाके यहाँ पर पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कंट्रोल V करा आपने, तो देखिए क्या आ गया आपका, हैश रेफरेंस। क्यों आ गया, अब देखिए उसके पीछे रीज़न क्या है, कि आप इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर आपने क्या करा था, यहाँ पर आपने करा है कि C2 से लेके C6 तक जोड़ रहा था, ठीक है। यानी कि इसको कितनी सेल्स जोड़नी थी, 5 सेल्स। लेकिन अब जब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हो तो वो कितनी सेल को केवल मिल रही है, उसको 1 2 3 केवल 3 सेल्स मिल रही हैं, इसलिए उसमें क्या आ गया, वो हैश रेफरेंस, यानी कि जो आप रेफरेंस दे रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो ये आपका हैश रेफरेंस टाइप की एरर आ जाती है। फिर कभी कभी आप क्या करते हो, सपोज ऐसे ही दिखा देते हैं आपको, इक्वल्स टू आपने करा, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई, अगर आप 0 लिखना चाहें 0 या ब्लैंक सेल कोई भी सिलेक्ट कर लें तो वो 0 से डिवाइड करके दिखा देता है। तो ये आपको क्या आ गया, डिवाइडेड बाई 0 वाली एरर आ गई, है ना। फिर नंबर टाइप की एरर, तो देखिए नंबर टाइप की एरर कैसे आएगी, देखिए आपको उसके लिए भी एग्जांपल बता देते हैं आपको। आपने सपोज इक्वल्स टू करा SQRT स्क्वायर रूट करा, ठीक है, और सपोज यहाँ पर 25 लिख दिया, तो कोई एरर आई, कोई एरर नहीं आई, ठीक है। अब सेम हम लोग काम कर रहे हैं, SQRT फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब की बार -25 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका नंबर टाइप की एरर। फिर अब आपने देखा फंक्शन का नाम क्या था, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इक्वल्स टू कर रहे हो, SQTR कर दिया आपने, ठीक है, जबकि नाम क्या था, SQRT। और अब आप क्या निकाल रहे हो, मान लीजिए 25 का स्क्वायर रूट निकाल लें सपोज, है ना, एंटर करा, तो ये क्या आ गया, नेम टाइप की एरर, यानी कि आपने जो फंक्शन का नाम दिया है वो ही गलत है, ठीक है। अच्छा, अब एक और गलती होती है, ठीक है, बहुत ही रेयर केस में गलतियाँ होती हैं वाली, कि नल वाली एरर कैसे आती है। तो इक्वल्स टू आपने करा, सपोज आपको करना था सम, ठीक है, आपने करना था सम मान लीजिए इसका, ठीक है, और आपने स्पेस दे दी और आपने कर दिया इसका सम कर दिया और एंटर कर दिया, तो देखिए क्या आ गया, नल। जबकि आपको क्या यहाँ पे देना था, कॉमा, या फिर आपको कॉलन देना होता है, वहाँ पे आप कुछ गलती कर देते हैं कभी कभी, है ना। इक्वल्स टू SUM सम करा, कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर मान लो 2 सेल करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप कॉलन लगाते हैं, है ना, और आप यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरी रेंज ले लेता है ना। लेकिन अगर वहीं पे आपने अगर ये लिख के स्पेस देख के और इस सेल को सिलेक्ट कर लिया
सॉरी कॉलम लग गया। अगर आपने इसको हटा के T2 स्पेस दे दिया और ये वाली सेल सेलेक्ट कर ली सपोज, तो ये क्या कर देगा, नल टाइप की एरर दे देगा। ठीक है, तो आपको ये सभी एरर समझ में आ गई होंगी। नॉट एप्लीकेबल का मतलब जो आप वैल्यू ले रहे हैं वो उसमें नॉट एप्लीकेबल है, डेटा फाइंड मिल ही नहीं रहा उसको, है ना। हैश वैल्यू का मतलब आपको जो वैल्यू देनी चाहिए थी वो वैल्यू आप नहीं उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। हैश रेफरेंस का जो वो रेफरेंस उसको चाहिए था वो आपने रेफरेंस नहीं दिया। ठीक है, डिवाइड बाई ज़ीरो का एरर, है ना, कि यानी कि आप जो नंबर है किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपकी एरर आ जाएगी। नंबर टाइप की एरर, जैसे स्क्वायर रूट में हम लोगों ने देखा है ना, एक निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करी, फंक्शन का नाम ही गलत दे दिया। ठीक है, रेंज में आपने स्पेस का यूज़ कर लिया, है ना, तो ये सारी एरर आ जाती हैं। तो चलिए अब हम लोग फंक्शन पे आते हैं अपने। इफ़ एरर, ठीक है, इफ़ एरर पे आ गए। अब इफ़ एरर में क्या करा है, वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, तो जैसे अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रिटर्न्स वैल्यू इफ़ एरर। ठीक है, यानी कि वैल्यू इफ़ एरर में जो भी आप वैल्यू देंगे वो रिटर्न करेगा कब, इफ़ एक्सप्रेशन इज़ एन एरर। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन में कोई एरर होगी, और अगर एरर नहीं होती तब क्या करेगा, एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इटसेल्फ अदरवाइज। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने सपोज दे दिया, कुछ भी मैसेज दे देते हैं, सपोज रॉन्ग कर देते हैं, यहाँ पर सपोज यहाँ पर हमने रॉन्ग लिख दिया। ठीक है, तो हमें फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है, देखिए फॉर्मूले का रिजल्ट क्या मिलेगा आपका 5। ठीक है, क्योंकि कोई एरर नहीं है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये लॉजिकल वैल्यू आपको रिजल्ट मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है ना। तो यानी कि आपने कोई गलती नहीं करी। अब मान लीजिए आप चेक करते हैं स्क्वायर रूट, है ना, 25 का, तो आपको 5 मिल रहा है रिजल्ट, है ना। वहीं पे आप अगर मान लो यहाँ पर कर देते हैं -25, ठीक है, तो देखिए आपको रिजल्ट मिलने लगा, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर निकालेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, रॉन्ग, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हैं कि आपको कैसे मिलता है। यही चीज़ हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, इक्वल्स टू इफ़ एरर। ठीक है, हमने वैल्यू क्या दिया, वैल्यू हमने कुछ भी दे दिया, SQRT स्क्वायर रूट सपोज दे दिया, -45 कर दिया, है ना, कॉमा लगाया और कुछ और मैसेज दे दिया, मान लो इनवैलिड कर दिया, इनवैलिड इनपुट कर दिया सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इनवैलिड इनपुट। वहीं पर अगर हम यहाँ से माइनस हटा देते हैं, सपोज हम यहाँ से माइनस हटा देते हैं तो वो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट कर देगा, है ना। तो किसी भी टाइप की एरर होगी तो वो हमें इस तरीके से दिखाएगा। चलिए फिर से एक और चेक कर लेते हैं, इफ़ ERROR एरर। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या करा, 3 डिवाइडेड बाई 0 कर लिया। ठीक है, तो देखिए 0 टाइप की एरर आ रही है, डिवाइड बाई 0 एरर है ना, तब भी वो क्या आपको डिवाइड बाई 0 एरर, ये आपने मैसेज दे दिया। ठीक है, तो देखिए डिवाइड बाई 0 एरर आ गई। वहीं पर अगर आप इसकी जगह कोई और नंबर दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 10 कर देते हैं, तो आपको डिवाइड बाई 0 एरर नहीं आएगी, है ना। अच्छा, 0 डिवाइडेड बाई 10 कर देते हैं, तब भी आपको एरर नहीं आएगी, है ना, तो रिजल्ट 0 मिलेगा। तो इस तरीके से अगर किसी भी तरह की एरर जनरेट कर रहा है, इफ़ एरर, आपको जो भी मैसेज आपने दिया वैल्यू इफ़ एरर में वो आपको जनरेट कर देगा। तो किसी फंक्शन में आप कोई एरर आती है उसको हैंडल करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट फंक्शन पर बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है आपका नॉट। ठीक है, तो नॉट देखिए, नॉट आपका क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि अगर कोई रिजल्ट ट्रू में आता है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। अब उसको देखने का तरीका, चलिए पहले ऐसे ही आपको बता देते हैं। नॉट आपका, ठीक है, सपोज आप यहाँ पे लिखते हो ट्रू, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट में क्या दे रहा है, फॉल्स।
और अगर आप यहाँ पर लिखते हो फॉल्स तो ये आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, ट्रू। ठीक है, चलो अच्छा ये चेक करते हैं, 2 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, क्या 2 इज़ ग्रेटर देन 5 है, फॉल्स है, जबकि ये क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है ना। अच्छा, 2 इज़ लेस देन 5, ठीक है, जो कि कंडीशन ट्रू है, उसको रिजल्ट क्या दे रहा है, फॉल्स में। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से कोई ज़रूरत होती है तब आप कर सकते हो, है ना। मान लीजिए आपने कहा 3 + 2 = 5, जो कि रिजल्ट सही था, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। और अगर 2 + 3 = मान लो आपने 7 कर दिया, ठीक है, जो कि रिजल्ट कैसा है, फॉल्स है, तो उसका आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रू, है ना। तो ये हमेशा जो भी रिजल्ट होगा उसका वो उल्टा रिजल्ट देगा। अब जैसे यहाँ पर ट्रू आ रहा है, = आपने NOT नॉट कर दिया, है ना, और इसको कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया फॉल्स। अच्छा, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होती है वो ट्रू कंसीडर करी जाती है। = आपने करा, NOT नॉट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ रहा था, ये आपकी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। अब वहीं पर आप =NOT नॉट कर रहे हैं और कोई ज़ीरो वाली वैल्यू लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ज़ीरो आ रही है, तो उसको ये क्या कर देगा, ट्रू। ठीक है, जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है उनको वो ट्रू कंसीडर करता है, और जितनी भी जीरो वैल्यू उनको तो फॉल्स कंसीडर करता है। ठीक है, तो नॉट क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसको रिवर्स कर देगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका और। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपने देखा था एंड में क्या था कि जब तक कि सारे आर्गुमेंट ट्रू नहीं होंगे तब तक वो ट्रू नहीं देता था। ठीक है, लेकिन और में क्या होता है कि अगर एक भी आर्गुमेंट आपका ट्रू हो जाता है तो वो आपको रिजल्ट में ट्रू देता है। देखिए ये क्या करता है कि आपको जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो चेक करता है कि अगर उसमें एक भी आर्गुमेंट अगर आपका ट्रू होता है तो वो आपको ट्रू देगा, रिटर्न फॉल्स ओनली इफ़ ऑल आर्गुमेंट्स आर फॉल्स, यानी कि जब सारे आर्गुमेंट आपके फॉल्स होंगे तब वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कर दिया 4, ठीक है, यहाँ पर कर दिया 6। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू को वो ट्रू मानता है। अब सपोज़ यहाँ पर आपने कर दिया 0, ठीक है, तो सेकंड वैल्यू तो फॉल्स है, ठीक है, लेकिन पहली वैल्यू तो ट्रू है। ठीक है, या फिर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कर लेते हैं 10, ठीक है, और यहाँ पर आप कर लेते हैं 0, ठीक है, तब भी आपको रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। और अब आपने पहले में तो 0 कर दिया, दूसरे में भी 0 कर दिया, तब आपको फॉल्स मिलेगा, है ना। तो वो कोई एक्सप्रेशन हो सकती है किसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपने मान लीजिए ट्रू लिखा, तब भी वो आपको रिजल्ट में ट्रू मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपने फॉल्स लिख दिया, ठीक है, तब भी आपको रिजल्ट में आपको ट्रू मिलेगा, क्योंकि एक आर्गुमेंट ट्रू है। दोनों जगह आपने फॉल्स कर दिया तब आपको फॉल्स मिलेगा, है ना। अच्छा, कोई एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 2 इज़ लेस देन 5, ठीक है, तो पहला फॉल्स था लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू थी। यहाँ पर कर लेते हैं 6 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, दोनों आर्गुमेंट ट्रू हैं इसलिए वो ट्रू आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपका और काम करता है। इसको आप इफ़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। सपोज जैसे मान लीजिए = करा आपने, इफ़ लिखा, ठीक है, और आपने यहाँ पर और कर लिया, ठीक है। लॉजिकल वन आपने ये करा कि मान लीजिए कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, पहला आर्गुमेंट, ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट आपने करा क्या, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, कॉमा आपने यहाँ पे लिखा यस, कॉमा नो, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, मल्टीपल कंडीशन चेक करा ली, ठीक है, यानी कि अब क्या होगा और कि किस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिलेगी तो वो रिजल्ट में आपको यस देगा, अदरवाइज आपको नो देगा। तो यहाँ पर तो क्या हो रही है, यहाँ पर तो दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है ना। तो ज़रा इसको फॉल्स कर लेते हैं। सपोज
इसको सपोज फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है, तब भी आपको क्या मिलेगा, यस मिलेगा। कब आपको नो मिलेगा, जब आप दोनों ही वैल्यूज़ को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका और फंक्शन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पर। देखिए जैसा कि आपने फॉल्स पढ़ा था वैसे ही आपका ट्रू होता है ना। तो ट्रू चाहे तो आप मैनुअल लिख लें, ठीक है, TRUE ट्रू हो गया, ठीक है। ये होता है आपका ट्रू फंक्शन। आई थिंक आपको सारे लॉजिकल फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।